वेलकम टू स्टडी अड्डा, अ कंप्लीट स्टडी हब। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको 17 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में लेक्चर देने वाली हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा जबकि कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे कुछ यहाँ पे इसी जगह पे सेम चैनल पे स्टडी अड्डा पे सब कुछ सॉर्ट होने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको 17 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में एक ही सिंगल चैनल के अंदर मैं पढ़ाने वाली हूँ। इसमें आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑडिटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्मॉल बिजनेस, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या उसको फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM भी बोल सकते हैं, कंपनी लॉ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी that is IT, principle and practices of actuaries, goods and service taxes, leadership and personality development, organizational behavior and इसके अलावा भी एक दो सब्जेक्ट्स हैं लाइक बिजनेस एथिक्स हो गए या कुछ और भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो गाइज़ उनके बारे में और इसके अलावा अगर आपकी खुद की भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल करके लिख करके आप पूछ सकते हैं। ये चैनल बेसिकली बीकॉम के लिए, MBA के लिए, CS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या अगर कोई नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, या अगर कोई अदर स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स के ही फील्ड के हैं, तो आप जैसे कि क्लास 12th के या 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक ही चैनल के अंदर में हम सब कुछ यहाँ पे कंबाइंड तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। और जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि गाइज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप जो जहाँ पे स्टडी अड्डा लिखा हुआ है वहाँ पे राइट साइड में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होगा और वहाँ पे एक छोटा सा बेल आइकन भी होगा। मैं जब भी फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस पोस्ट करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसका बेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए एक बेस लिया हुआ है। ये सिलेबस है काशी विद्यापीठ का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। ये पूरा सिलेबस मैंने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का उठाया हुआ है। सबसे पहले मैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट डील करूँगी, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसके बाद जैसे जैसे आपकी क्वेरीज़ आएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे जैसे आपकी क्वेरीज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करूँगी। तो पहले लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये पार्ट 1 होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 है, यूनिट 4। इसमें अलग अलग आपके कंसेप्ट दिए हुए हैं। जैसा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये पूरा सिलेबस मैंने लिया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। वो पॉइंट वाइज रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के या अगर DU यूनिवर्सिटी के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, तो अगर वो BCom या MBA कर रहे हैं तो ये सिलेबस के जो कंटेंट हैं वो आपको 90 to 95% सिमिलर मिलेंगे। 5% के जो टॉपिक है वो प्लस माइनस हो सकते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो टॉपिक जो होते हैं वो वही होते हैं। क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका है टेक्निकली उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या वीक कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कहीं थोड़ा सा घटा देते हैं। तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको इस सिलेबस से कि हम क्या इसमें डील करेंगे। तो यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो मैंने इसको बहुत ही प्रिसाइज़ तरीके से कैटेगराइज़ किया हुआ है। कैटेगराइज़ ऐसे किया हुआ है कि पहले में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, इतना मैं फ़र्स्ट आपको वीडियो में कंप्लीट करूँगी, ये आपको सेकंड वीडियो में कंप्लीट करूँगी, यहाँ से यहाँ तक थर्ड वीडियो में, और यहाँ से यहाँ तक मैं आपको 4th वीडियो में कंप्लीट करूँगी। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरे जो भी वीडियोस होंगे, जो भी लेक्चर्स होंगे, दैट वुड बी बेसिकली ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं आपको सारे जो भी नॉलेज होंगे वो सारी प्रैक्टिकल ही नॉलेज देने वाली हूँ। सारे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो भी आप कंटेंट देखेंगे, जो भी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी वो सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे ही बेस्ड होंगे। क्योंकि क्या होता है कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें पता है, प्रैक्टिकल आप
कनेक्ट कर पाओगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो अगर आपको पॉइंट वाइज चीज़ें नहीं भी याद है तो भी आप उस केस में क्या करोगे कि वहाँ पे लिख लोगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो पहला कंसेप्ट है वो मैनेजमेंट का ही है कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका नेचर क्या है, प्रोसेस क्या है, सिग्निफिकेंस को आप इम्पॉर्टेंस भी बोल सकते हो कि क्या है इसका। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही इजी टर्म्स में समझाऊंगी कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है और काफ़ी टाइम से सिर्फ आप ही नहीं, इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स कह लो या सभी लोग, एक्चुअली में सभी लोग इस मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये इसको डेली बेसिस पे करते हैं। डेली बेसिस पे कैसे? इसका मतलब क्या हो गया? मैनेजिंग मैन, मैनेजिंग इवेंट एंड मैनेजिंग थिंग। मैन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप सपोज़ करो कि कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको लेबर चाहिए, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप उनको मैनेज करते हो। कैसे मैनेज करते हो? आप उनको सैलरी देते हो, आप उनको हायर करते हो, रिक्रूटमेंट पूरा सिलेक्शन आप उनका करने के बाद में आप उनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हो। ग्रीवेंसेस मतलब जो भी उनके इश्यूज़ हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके डेली बेसिस पे जो भी क्वायरीज़ होते हैं, आप किसी न किसी को आप हायर करते हो और जिसको हायर करते हो ये जो सारी चीज़ें ये पूरा मैनेज करता है उसको मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, मैनेजर। तो ये जो मैनेजर होता है, ये मैनेजर आपकी सारी चीज़ों को क्या करता है, पूरी अच्छे तरीके से प्लान करता है, इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो आप क्या कर रहे हो कि सपोज़ करो अगर आपने कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपने कोई ए नाम का एक बिज़नेस आपने जो है वो स्टार्ट किया। अब इसमें आपके अकेले से तो कुछ नहीं हो जाएगा, आपको अपने साथ में 2-3 लोग जो हैं इसमें लगाने होंगे। सपोज़ कोई आईटी का बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाला है, कोई मार्केटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाला है, कोई फाइनेंस के बारे में कैसे प्रोक्योर करना है फंड्स को, उसको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें अच्छे से पता है, किसी को प्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पता है। तो आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हो और कंबाइन करने के बाद क्या करते हो, इनको सिंक्रोनाइज़ करते हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप चीज़ों को मैनेज ही तो कर रहे हो। आप सारी चीज़ों को अगर देखा जाए वाइडर पिक्चर पे अगर आप देखो तो सारी चीज़ों को आप मैनेज ही तो कर रहे हो। तो उसी तरीके से होता है। फिर हो गया मैनेजिंग इवेंट। इवेंट क्या हो गया? अब देखो इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझो। किसी के घर में शादी होती है तो छोटी सी चीज़ लेकर के बड़ी सी चीज़ कहाँ मैनेजमेंट करते हैं। खाने पीने की चीज़ हो गई, गेस्ट को कैसे वेलकम करना है, उनको कैसे एड्रेस करना है, जो भी आपकी ज़रूरत के सामान हैं, आप सारा चीज़ पूरा एकदम एक चैनल वाइज, स्टेप वाइज क्या करते हो, आप उसको मैनेज करते हो। जो भी घर का मुखिया होता है या जो भी जिसकी भी शादी है, ठीक है, आप, मैं शादी का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सभी के घर में शादियाँ होती हैं, तो आप उस चीज़ को वहाँ से रिलेट कर पाओगे। एक बर्थडे पार्टी भी होती है तो भी हम सारे उस इवेंट को अच्छे से मैनेज करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मैनेजिंग द थिंग्स मतलब और कुछ नहीं, थिंग्स मतलब चीज़ें का मतलब ये हो गया कि अगर आप थिंग्स से अगर मैं अगर रिलेट करके बताऊँ तो मैं उसके टर्म्स में आपको बोल रही हूँ। जैसे कि अगर आप एक बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ करते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि केक हो गया, केक भी आपको चाहिए, आपको फर्नीचर भी चाहिए, आपको चेयर भी चाहिए। इसके अलावा ऐसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है, ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। ये सिर्फ इसका मतलब यही है कि आप चीज़ों को, आप लोगों को और आप इवेंट को किस तरीके से मैनेज करते हो। और हम ये करते क्यों हैं? ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल को अचीव कर सकें। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है और मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, इज़ टू अचीव आवर गोल। एंड हम उसको कितना इफ़िशिएंट तरीके से और कितना इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपसे धीरे धीरे डिस्कशन करूँगी कि क्या होता है। तो पहले तो आप एक चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट मैनेजिंग द मैन, मैनेजिंग द इवेंट एंड मैनेजिंग द थिंग। तो ये कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा, मुझे लग रहा है कि आपको शायद मे भी समझ में आया हो थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं तो आगे के नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अब इसका कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको जो ये बताया, ये आपको मैंने बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से बताया, ठीक। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में अगर हम देखने जाएँ तो क्या देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है,
ये उतना ही पुराना है जितना कि ह्यूमन इटसेल्फ पुराना है, जितना कि मानव जाति का पृथ्वी पर आना और ह्यूमंस का, जैसे पहले लोग हंटिंग करते थे तो उसका भी अपना एक प्रोसेस होता था उनका। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो उसका एक प्रोसेस होता था पूरा, उस प्रोसेस को देख करके वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते थे। जैसे कि क्या है इसमें लिखा हुआ, अगर हम इसको पढ़े तो द कंसेप्ट ऑफ फैमिली इटसेल्फ रिक्वायर्ड दैट लाइफ बी ऑर्गेनाइज्ड एंड रिसोर्स ऑफ फूड be apportioned in a manner so as to maximize the utility of such resources. Yes, taking proper step to safeguard the family from attack by wildlife animals, planning on where to go fishing and hunting and whom to go with, organizing these group into chiefs and hunting and fishing. chief देखो, chief माने क्या? chief माने यहाँ पे मुखिया, जो आपके घर का मुखिया होता है। मैं ये देखो क्या बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात किया जा रहा है। लोग पहले जब हंटिंग करते थे ना तो भी वो कुछ इसी तरीके से करते थे, पूरा उसका वो लोग का प्रोसेस होता था किसको लेके जाना है साथ में, ठीक है, किसको लेके जाना है साथ में मीन्स मैनेजिंग द मैन, जो उसके पहले मैंने वाली स्लाइड में मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, ठीक है, कौन कौन से टूल्स ले करके जाने। आप ऐसे तो शिकार पे नहीं जा सकते हैं ना, आपको कुछ टूल्स लेके जाने होंगे, तो वो थिंग्स में आ गया कि मैनेजिंग द थिंग्स। फिर नेक्स्ट क्या है, मैनेजिंग इवेंट। इवेंट माने क्या? इवेंट माने ये कि जो आपको पूरा हंटिंग करनी है, हंटिंग का जो आपका पूरा प्रोसेस है वो आपका पूरा हो गया इवेंट। आप उसको किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप उसको कर पा रहे हो। तो ये बात हो गई आपकी, ये मैंने एक एग्जांपल बताया। आप इसको क्या कर सकते हो कि अगर एग्ज़ाम में अगर आपको जो बीकॉम के और स्पेशली एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इसको लिख सकते हैं अपने जो उनको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर आते हैं उसमें पूछता है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें आप ये कंसेप्ट डाल सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा है कि मैनेजमेंट इज़ अ process of planning, decision making, organizing, leading, motivation and controlling the human resources, financial, physical and information resources of an organization to reach its goal in an efficient and effective manner। ठीक है, यही सारी चीज़ें मैं अभी तक आपको डिस्कस कर रही हूँ, आपसे डिस्कस कर रही हूँ। क्या कि ये एक प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कब जाना है हमें हंटिंग करने के लिए। चलो हंटिंग वाला एग्जांपल जिसको साइड में रखते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई बिज़नेस करना है तो हमें कब बिज़नेस करना है, क्या अप्रोप्रिएट प्लानिंग होना चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट टाइमिंग होनी चाहिए हमारे बिज़नेस की। डिसीज़न मेकिंग, अब आप डिसीज़न ही तो मेक कर रहे हो ना, आप यही तो डिसाइड कर रहे हो ना कि आपको लॉन्ग टर्म का बिज़नेस करना है कि शॉर्ट टर्म का करना है बिज़नेस। आपको 10 लाख का स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करना है या आपका ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको कितना रिस्क है, इसमें आपको कितना रिस्क है, ये सारा चीज़ आप क्या कर रहे हो, आप सारा चीज़ डिसाइड ही तो कर रहे हो। उसके बाद में ऑर्गेनाइज़ करना, ऑर्गेनाइज़ का मतलब क्या कि अब सारी चीज़ों को आप एक सीक्वेंस में, सारी चीज़ों को आप एक सीक्वेंस में आप प्लान करके उनको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो। कैसे कर रहे हो ऑर्गेनाइज़ कि अब आपने क्या किया कि ठीक है चलो आपको ए नाम का ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब आपने इसके लिए प्लानिंग भी कर ली कि आपको सपोज़ करो कि मान लो कि आपको मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का सपोज़ एग्जांपल मैं ले रही हूँ, आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अब आपको ये कब स्टार्ट करना है, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में अभी कौन सा चल रहा है मोबाइल, ठीक है। तो आप वेट करोगे कि जो लेटेस्ट फ़ोन अगर लॉन्च होने वाला है तो आप उसका वेट करोगे कि ये फ़ोन जो है लॉन्च हो जाने के बाद में मैं अपना फ़ोन जो है वो लॉन्च करूँगा। तो आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप उसको कुछ एडिशन दे रहे हो, फ़ोन में कुछ अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, फिर आपने डिसाइड किया, फिर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। अब आप क्या कर रहे हो कि लीडिंग की बात क्या है। देखो ये सारे जो अपने में ही एक टॉपिक हैं, अपने में ही ये सारे एक टॉपिक हैं। ये प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन अपने में ही एक बड़े बड़े टॉपिक है। इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो अब आप लीड करोगे, जो भी आपके नीचे के लोग हैं काम कर रहे हैं, सपोज आपने अपने नीचे 10 एम्प्लॉयज़ रखे हैं, 20 एम्प्लॉयज़ रखे हैं, 100, 550, मैं बड़े बिजनेस की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर जितने भी आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको लीड करते हो। लीड कैसे करते हो, आप उनको बताते हो कि ये डूज़ है, ये डोंट्स है, इसको इस तरीके से करना है या इसको ऐसे करना चाहिए। फिर आप उनको मोटिवेट भी करते हो। मोटिवेशन के बहुत सारे सोर्स हो गए। आप उनको मोटिवेशन कैसे देते हो, उनको अच्छी सैलरी दे करके, अच्छा इन्वायरमेंट दे करके आप मोटिवेट करते हो। आप उनकी रिक्वायरमेंट को समझ करके सही टाइम पे उसको एम्प्लॉयज़ को जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक मैनेजमेंट का ही पूरा पार्ट है। कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज़ अगेन व्हाट, नथिंग मोर देन
आपके जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आपके कंपनी में, आप उनको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ओनली ह्यूमन रिसोर्स। आप उनका, ये तो पूरा एक टॉपिक ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 17 सब्जेक्ट्स डिफरेंट जो है वो पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें एक टॉपिक ही है, पूरा सब्जेक्ट ही है पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पे जाते हैं, अभी सिर्फ हम एक कंसेप्ट पे जाते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसका, ये किस तरीके से काम करता है। फाइनेंशियली भी आप प्लानिंग करते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आप इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की हैं, कुछ काम की हैं, कुछ काम की नहीं है, आप उन्हें सारी चीज़ों को कलेक्ट करके सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करते हो। और क्या करते हो लास्ट में, क्यों करते हो आप ये सारा काम? मैनेजमेंट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट, वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट because this is the only way, this is the only process through which we can attain our goals, attain our objective। अगर आपकी कंपनी का मैनेजमेंट सही है, चीज़ें सही हैं, तो आप अपने गोल को बहुत ही अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव कर सकते हो। अब देखो, बार बार एक मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली इससे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्टली। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बार बार एक ही चीज़, अगर आप देख रहे होंगे कि दो वर्ड बार बार बहुत सामने आ रहा है, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। तो इस टर्म्स को हम यहाँ समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, इफ़िशेंसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम आउटपुट, या आप बोल सकते हो कि मिनिमम वेस्टेज। हमारे दो चीज़ होते हैं, एक होता है हमारा एफर्ट और दूसरा होता है कि हमारे एक्सपेंसेस। तो जब हम इफ़िशिएंट, ये देखो ये चीज़ समझना कि जब हम इफ़िशेंसी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए। हमारा जो प्रोडक्टिविटी होगा वो ज़्यादा होगा, जो हमारे एफ़र्ट्स होंगे वो कम होंगे, या हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो कम होंगे। आपने एक वर्ड में भी सुना हो या शायद नहीं सुना हो, दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इसका मतलब ही ये हो गया कि मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम इनपुट जो हम हमारा आउटपुट है। समझो कि हम कोई एक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दूध की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मिल्क हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम कम से कम उसमें एफ़र्ट डाल रहे हैं, कम से कम हमने लोगों के एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं उसमें, या हमने कम से कम मशीन्स रखी हुई हैं, हम कम से कम चीज़ों को उसमें यूज़ कर रहे हैं, बट हमें जो हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट है, हमारा जो इनपुट, देख लो इसको एक फिगर से समझते हैं। इनपुट जो है वो हमारा क्या है, वो इनपुट हमारा कम है, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा है। तो इनपुट में क्या हो गया, इनपुट में हमारे मैन हो गए, मटेरियल हो गए। इसको आप समझ लो, एज ए कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि ये बहुत जगह पूछता है, कई बार ये इसके कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन में आते हैं। तो आप एक बार इसको एज अ कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेगा। मैन मटेरियल हो गए, उसके बाद मैन हो गया, चाहे लेबर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, मैन मटेरियल। उसके बाद कैपिटल हो गया, कैपिटल भी इनपुट में ही आता है, जो भी हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने इनपुट में ये डाल दिया। आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट में दो ही चीज़ें होती हैं। क्या होती है, आपको विजिबल तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए मैं इसी में लिख दे रही हूँ, एक सेकंड में चेंज ठीक है, कलर चेंज कर दूँ क्या मैं, ब्लू कर देती हूँ, ठीक है। अब आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट हमारा हो गया सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज, हमारे आउटपुट में गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, दो ही चीज़ होते हैं ना। हम जो चीज़ें डाल रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं, तो हमको मिल क्या रहा है, हमको दो ही चीज़ें तो मिलती हैं, तो हमको सर्विसेज मिलता है, तो हमें गुड्स मिलता है। तो हमारा ये जो ये पोर्शन है, इनपुट है, इनपुट हमारा होना चाहिए कम, हमारा आउटपुट होना चाहिए ज़्यादा। वो सारी खिचड़ी ऐसा मुझे लगने लगा, पता नहीं आप लोगों को विजिबल है कि नहीं है। आप एक चीज़ बस समझ लो उसको बड़े सिंपल तरीके से, कि इफ़िशेंसी का मतलब हो गया कि मैक्सिमम प्रोडक्ट विथ मिनिमम वेस्टेज, या मिनिमम एफर्ट, या मिनिमम एक्सपेंसेस। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि इसमें हम टास्क की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं और कॉस्ट की भी बात करते हैं। मतलब कि अगर
अगर मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मुझे 5 PM तक, मुझे शाम 5 बजे तक जो मिल्क है, मिल्क मुझे 10 लीटर, या आप बोल लो 10 लीटर बोल लो, या फिर आप इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हो, इतना हमको प्रोड्यूस कर देना है, इतनी हमको मैन्युफैक्चरिंग कर देनी है, ठीक है। एक्चुअली इसमें मिल्क का एग्जांपल देना ठीक नहीं रहेगा, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सपोज़ हमने किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का हम कर रहे हैं, तो उसमें हमने ये किया कि हम 5 बजे तक हमको जो है 100 टन का जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कर देना है। तो हमको उतने ही देर में, उतने ही टाइम के अंदर में, टाइम पीरियड के अंदर में उतने ही मुझे इतना प्रोडक्शन कर देना है। तो क्या हो गया, टाइम की इफ़िशिएंसी की बात हो रही है कि मेरा जो काम है वो एकदम बराबर टाइम पे होना चाहिए और अच्छे तरीके, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने टारगेट लिया है, मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि 5 PM तक तुमको ये करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें बहुत सारा मैं कॉस्ट डाल दे रही हूँ। कॉस्ट मतलब कि मैं उसमें मैं प्रोड्यूस तो कर रही हूँ 100 टन, लेकिन फिर उसके बाद मैं 10 लोगों को लगा करके कर रही हूँ। जो काम 5 लोगों को लगा के किया जा सकता है सही तरीके से मैनेज करके, या 6 लोगों में हो सकता है, वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ पे मैं 4 लोगों को, 4 लोगों को और लगा करके और इतने टन की प्रोडक्शन कर रही हूँ। उससे क्या हो रहा है कि उससे हमारे जो मैन है ना, मैन का जो कॉस्टिंग आ रहा है वो बढ़ रहा है, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। अब ये तो हो गया इफ़िशिएंसी की बारी, कि हम मिनिमम टाइम में, या जो भी हमारा टास्क का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में ही हम अपना जो है टास्क है वो कंप्लीट करेंगे और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करेंगे। हम प्रोडक्शन जो होगा वो भी मैक्सिमम करेंगे, लेकिन हमारा जो वेस्टेज होगा वो भी मिनिमम होगा। इसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा है क्या कि इफ़ेक्टिव मैनर। इफ़ेक्टिव में क्या है कि अब एक चीज़ आप समझो, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि द डिग्री टू विच वी कैन डू समथिंग इन सक्सेसफुली इन प्रोड्यूसिंग अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। मतलब कि हमें जो भी चीज़ें करना है, हमारे जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं, जो भी सक्सेस हम पाना चाहते हैं, या जो भी हमारे गोल्स हैं, हम उनको सक्सेसफुली तरीके से कर रहे हैं, एरर फ्री हम टास्क कर रहे हैं। मैंने 10 टन का प्रोडक्शन तो किया, बट उसमें मैंने जो भी प्रोडक्शन किया उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं गया। सपोज़ मैंने बिस्किट्स अगर बना रही हूँ, मेरी कंपनी बिस्किट बनाती है, तो मैंने 10 पैकेट बिस्किट के बनाए, तो उसमें से 10 के 10 पैकेट सही बने हैं। उसमें कोई ऐसा पैकेट नहीं है जिसमें कि साइज़ और शेप अलग है। सपोज़ पार्ले जी है कंपनी, बड़ी कंपनी है पार्ले जी, सब जानते हैं। अब पार्ले जी क्या कर रही है, बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसका टारगेट है कि मुझे एक दिन में 100 टन की प्रोडक्शन करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग एन एग्जाम्पल ओनली, कि सपोज़ उसका टारगेट है कि मुझे 100 टन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या मुझे 1 लाख जो है पैकेट्स बिस्किट के बनाने हैं। तो वो अपने टाइम पीरियड के अंदर कर रहे हैं, लेकिन उसमें एरर फ्री वो कर रहे हैं। उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मुझे 100 पैकेट बिस्किट के बनाने हैं, बट वो एरर फ्री, कोई भी बिस्किट उसमें से जो है वो ख़राब नहीं जा रही है। हमारा जो टास्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज़ द बेसिक एंड माइनर डिफरेंस बिटवीन इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कितना प्रभावी तरीके से आप काम कर रहे हो। इफेक्टिवनेस का मतलब हो क्या, प्रभावी तरीके से। आप कितना प्रभावी तरीके से उस चीज़ को बना रहे हो, उस चीज़ को कर रहे हो, कि आपकी क्वालिटी पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप काम में सही टाइम पे कर रहे हो, मतलब कि इफ़िशिएंट वे में कर रहे हो, टाइम सही टाइम पे कर रहे हो, आपने कॉस्ट भी, आपने लागत भी उसकी कम लगाई है, और आप सामान भी बहुत अच्छा बना रहे हो। तो ये चीज़ हो गया। ये मैनेजमेंट का क्या होता है, ये गोल होता है कि हम काम भी जो है वो अच्छा करेंगे और इफ़ेक्टिव तरीके से करेंगे, मतलब कि कम टाइम में कर लेंगे, या जो भी डिज़ायर टाइम है, अगर मैंने बोला है कि मुझे 2 दिन में मैन्युफैक्चर करना है 200 पैकेट बिस्किट, तो मैंने 2 दिन ही टाइम लिया, 2 दिन से ऊपर नहीं लिया। ये मैंने इफ़िशिएंट तरीके से किया। अब इफ़ेक्टिव इस तरीके से किया कि मैंने 200 पैकेट बिस्किट के बनाए, उसमें से 2 बिस्किट भी ख़राब नहीं हुई, या उनका अपना एक होता है कि चलो 10 बिस्किट ख़राब हो गई, हमें टारगेट लेके चलते हैं कि 10 बिस्किट के जो साइज़ एंड शेप है वो ख़राब हुए। तो जो हमारा, हमने जो एक बेंचमार्क बनाया, हमने उस बेंचमार्क को जो है मेंटेन रखा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो गाइज लेट्स मूव ऑनवर्ड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइज लाइफ एंड नेसेसरी टू रन ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट। एग्जैक्टली देखो ऐसा है ना कि ये सारे जो टॉपिक है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए पहले ही, मतलब ये सारे आप थियोरेटिकल हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो,
आप इसको बिल्कुल आप पेन कॉपी लेकर के बैठो। मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगी अगर आप मेरे लेक्चर ले रहे हो तो प्लीज़ आप पेन कॉपी लेके बैठो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में से रेंडमली पढ़ाते टाइम आते हैं, तो आप उनको जो है वो पेन डाउन कर सकते हो और ये सारे कंसेप्ट जो है वो आप उनको लिख सकते हो, डाल सकते हो, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी, और जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, जो लिखा है वो भी। इसको पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। गुड मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है, आपने अच्छे से काम किया हुआ अपने प्लानिंग पर, आपने अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, आप लीड अच्छे से कर रहे हो, मोटिवेट अच्छे से कर रहे हो, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपने इन सारी चीज़ों को मैनेज किया है, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाली है। मैनेजिंग लाइफ मीन्स गेटिंग थिंग्स डन टू achieve life's objective, and managing an organization means getting things done with and through other people to achieve its objective. Same thing कि आप कोई भी काम कभी भी करने जाते हो तो आपके साथ में और 2 4 5 6 जितने भी आपको, जो भी आपका बिज़नेस, जितना बड़ा आपका बिज़नेस है, जितना वाइड चीज़ें आप कर रहे हो, वाइडर पिक्चर पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अचीव करते हो। आपके ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ वैसे ही होते हैं, आपके रिजल्ट्स भी कुछ वैसे ही होते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि क्या होता है एग्जैक्टली मैनेजमेंट। देखो मैं आपको 3 चीज़ बार बार बोल रही हूँ कि उसको अपने माइंड में बिठा लो। क्या? मैनेजिंग द मेन में क्या होगा, मैन में आपकी लेबर आ गए, एम्प्लॉयज़ आ गए। उसके बाद में अगर आप समझो कि देखो 3 वो होते हैं ना, लेयर होते हैं, लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। एक होता है लो लेवल होता है, एक होता है मिडिल होता है, एक होता है हाई। देखो एक लो हो गया, मिडिल हो गया, हाई हो गया, तो इन तीनों लेवल को ही मैनेज करना पड़ता है। और कौन मैनेज करता है? जो सबसे टॉप लेवल पे बैठा होता है, ऊपर जो बंदा बैठा होता है वो कहीं ना कहीं इन तीनों को मैनेज करता है। लो लेवल वाले जो होते हैं, ये एक्चुअली में नीचे होना चाहिए था, बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ऐसे कंफ्यूज मत होना। लो मिडिल एंड हाई, हाई बोल सकते हो या टॉप बोल सकते हो। ये अपने लेवल वालों को तो मैनेज करते ही करते हैं, प्लस इनका कंट्रोल रहता है मिडिल वालों पर। मिडिल वाले भी अपने को तो मैनेज करते ही करते हैं, मतलब इनको ये मैनेज कर रहा है, बट ये अपने को खुद में भी मैनेज करते हैं। देखो क्या होता है कि हमें ऊपर से तो कोई कंट्रोल कर रहा है, बट हमें खुद को भी कंट्रोल करना पड़ता है ना, कि चीज़ों को हम इफ़िशिएंट तरीके से, हमारा मैनेजर हमें बोलने से पहले कि अगर हमने अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं तो हमारे मैनेजर को बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चीज़ें ईज़िली फ्लुएंट तरीके से हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये तो कंसेप्ट आपने पढ़ लिया कि क्या कंसेप्ट है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। सबसे पहले तो आपने इसको समझा कि मैनेजिंग मैन इवेंट एंड थिंग, इसको ध्यान में रखना। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बिना सोचे इसको डाल देना, अच्छे से डायग्राम बना के डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। डायग्राम के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये बेसिकली बीकॉम और MBA वालों को मैं बता रही हूँ, या अगर 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स सिर्फ के फील्ड के हैं, उनके लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको मार्किंग बहुत ही अच्छी मिल जाती है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में तो डेफिनेटली अगर आप डायग्राम बना कर के चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एक होता है ना कि हमको इतने वर्ड्स लिखने होते हैं क्वेश्चन में, तो आप के पेजेस भी कहीं ना कहीं भर जाते हैं। पुरानी टेक्निक है भाई कि 4 पेज का लॉन्ग करना है और 2 पेज का शॉर्ट करना है, या 1.5 पेज का शॉर्ट करना है, या 1 पेज का शॉर्ट करना है। तो वो मेंटालिटी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो उन चीज़ों को अब आप सोचो कि 4 पेज आपको लिखना है, तो 4 पेज लिखने का मतलब आप समझ रहे हो कि कितना लेंदी हो जाएगा। तो आप 4 पेज कैसे करोगे? आपको डायग्राम डाल दोगे, कुछ ग्राफ से समझा दोगे, बुलेट्स पॉइंट में डाल दोगे, देखने में भी अच्छा लगता है, मार्किंग भी अच्छी मिलती है और कम टाइम में आपकी वो चीज़ें हो जाती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के टाइम में आपको स्मार्ट बनना होगा। आपको इंटेलिजेंसी के साथ साथ स्मार्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, आपने बहुत सारा पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से एग्ज़ाम में या कहीं भी, मैं ही इसी वीडियो को अगर खिचड़ी पका करके बताऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप नहीं देखोगे। तो ठीक उसी तरीके से एग्ज़ामिनर भी होता है। आपके क्वेश्चंस के आंसर जो भी आप देते हो, जो स्टूडेंट्स उसको इफ़ेक्टिव तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करता है, और भले ही वो कम वर्ड्स लिखे कंपैरेटिव टू उस स्टूडेंट की जिसने बहुत सारा पढ़ रखा है या उसको बहुत सारा कुछ पता है, आप 4 पेज ज़्यादा तो नहीं लिख पाओगे, 4 मैक्सिमम 4.5 पेज, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर एक क्वेश्चन पे आप इससे ज़्यादा टाइम दोगे तो आपके और क्वेश्चंस छूट जाएंगे।
तो उन सारी चीज़ों को 4 पेज में मैं बहुत बता रही हूँ कि मैक्सिमम लोग 4 साढ़े 4, कुछ लोग तो 2.5 3 साढ़े 3 में ही कर देते हैं, नंबर भी उनको वैसे ही मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है उसको ज़रूर देखना, उसे किसे आप लोग जो है डायग्राम्स को ज़रूर बनाना। तो ये तो मैंने कंसेप्ट आपको बताया अपने ओन लैंग्वेज में। अब ये बुकिश मतलब बुकिश कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट के बारे में। तो ये F.W. टेलर है, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक W. टेलर है। तो इनका कहना है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग what is to be done and seeing that it is done in the best possible manner। exactly मैं इतनी देर से आपको यही चीज़ समझा रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, what is to be done, हमें क्या करना है, हमें कौन सी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। आपने मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सुना ही होगा ना, 4P, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहरहाल तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एंड सीइंग, ये आपको देखना भी है कि दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, कि आप उसको बेस्ट किस तरीके से कर सकते हो। बेस्ट पॉसिबल मैनर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताया। क्या बताया, इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशेंसी की बात कर रहा है ये। कैसे ये बात कर रहा है, अब फिर से मैं वो पूरा आपको नहीं मैं समझाऊंगी, बस आप इतना समझ लो कि बेस्ट पॉसिबल मैनर यही हो गया कि आप कम टाइम में कम पैसे खर्च किए कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, मिनिमम वेस्टेज कैसे कर रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट आप कैसे अर्न कर रहे हो, और आपके बिजनेस का गोल जो है उसको किस तरीके से अचीव कर रहे हो। तो F.W. टेलर का मतलब तो इन्होंने यही डेफिनेशन दिया हुआ है। और हेनरी फ्योल ने भी बोला हुआ है कि मैनेजमेंट इज़ टू फोरकास्ट मतलब कि प्रोडिक्शन करना। फोरकास्ट ये 2 वर्ड से बना हुआ है, फोर एंड कास्ट। फोर माने फ्यूचर, कास्ट माने कि फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्शन करना, ठीक है। फोर माने कि पहले ही होना ना, हैंस फोर्थ आपने सुना होगा, हैंस फोर्थ, तो समथिंग आप उसी से रिलेट कर सकते हो। फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन करना, टू प्लान, एग्जैक्टली कि आप किस तरीके प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपका जो बिजनेस होता है, मैनेजमेंट होता है, वो प्लानिंग पे ही बेस्ड होता है। टू ऑर्गेनाइज का मतलब ये होगा कि सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर एम्प्लॉयज़, बिटवीन योर वर्क, बिटवीन योर वॉट यू आर परफॉर्मिंग। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनमें कैसे सिंक्रोनाइज कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, आपको उनको मंगाना है, पहले से रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। फिर उसके बाद टू कमांड का मतलब जो सुपीरियर होता है, हमें जो कमांड देता है ना, उसको भी हमको देखना पड़ता है कि हमें अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को क्या कमांड देना है, किस तरीके से वो हमारी चीज़ों को फॉलो अप करेंगे। कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़े ना हो रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है, इसीलिए बहुत सारे एक्ट भी बनाए गए हुए हैं, एम्प्लॉयज़ एक्ट भी हैं। अब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन हम क्यों करते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ के साथ में झगड़ा ना हो, एम्प्लॉयज़ का जो फोरमैन है जो नीचे काम करते हैं उनके साथ में झगड़ा ना हो, एम्प्लॉयज़ के जो ऊपर हाई लेवल पे या टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ में झगड़ा ना हो। एंड कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अदर्स, एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो हम अदर्स की एक्टिविटीज़ को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना कंट्रोल अपने हाथ में लिए आपका मैनेजमेंट बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म में या बहुत ज़्यादा टाइम तक वो नहीं चलने वाला है। तो हेनरी फ्योल ने अपनी तरीके से मैनेजमेंट को कुछ वर्ड्स में, कुछ लाइन में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसी तरीके से हैरोल्ड कून्स ने भी ये चीज़ बोली है कि मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन through and with the people in formally organized groups. It is an art of creating an environment in which people can perform and individuals can cooperate towards attainment of goal. Art of getting thing का मतलब कि ये कला है, मतलब हम ये कला, मैनेजमेंट एक कला है कि जिससे कि चीज़ें हो जाती हैं, हमको किस तरीके से चीज़ों को कराना है ना। बोलते हैं ना कि आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर कला होनी चाहिए कि लोग आपकी बात सुने। भाई मेरा बात क्यों कोई सुनेगा, या मेरा कहा कोई क्यों मानेगा, अगर मैंने अपने नीचे 10 लोगों को रखा है तो वो 10 लोग मेरा बात क्यों मानेंगे। तो मेरे अंदर ये आर्ट होना चाहिए ना कि मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ, मैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकूँ, उनको ये फील नहीं हो कि मैं उनके साथ मतलब कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, या इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर नहीं होनी। ये भी एक आर्ट है कि लोगों को मैनेज करना, कंट्रोल करना,
चीज़ों को फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि सारे एक्टिविटीज़ आपके जो हैं, सारे जो नीचे आपके बंदे काम कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से आपस में कोऑपरेशन करते हुए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, पर्टिकुलर टास्क को जो मैं उनको असाइन कर रही हूँ उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो दिस totally depends on my skill that how much I am capable, कि मैं उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, हाउ मच इन्फ्लुएंस, हाउ मच परसेंटेज और हाउ मच एक्सटेंट आई कैन इन्फ्लुएंस द पीपल। इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई ओन स्किल। सो गाइस, ये हेरोल्ड कून्स का ये डेफिनेशन था। वैन फ्लीट ने भी इसी तरीके से अपना डेफिनेशन दिया है, एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड एट द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द परस्यूट ऑफ वन और मोर गोल्स। एग्जैक्टली ये सेम चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई। यहाँ पे भी उन्होंने 2 वर्ड्स का यूज़ किया है, इफ़िशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस का। तो अब इसको बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। सो नेक्स्ट अगर हम इसको समझें, अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। हमको आज क्या पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या है, उसका कंसेप्ट पढ़ना है, उसका नेचर पढ़ना है, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, उसको कैटेगरी में डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये कि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें आपको प्लानिंग करना है, इसमें आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है, फिर आपको कंट्रोलिंग भी करनी है, ठीक है। आपको फिर इसमें स्टाफिंग भी करनी है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन भी आप ही को देखना है। मेरी राइटिंग इसमें ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि मेरा स्टाइलिस थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, आई गेस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी आपको करना है, फिर आपको बजटिंग भी करनी है, बजटिंग के बाद आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी चीज़ें करता कौन है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि मैनेजमेंट चलो हो रहा है लेकिन कर कौन रहा है। करने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए। जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं मैनेजर। अब मैनेजर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो हम मैनेजर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या लिखेंगे, उसको हमने जो अभी तक पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। हमें कॉस्ट हमारा जो है उसको रिड्यूस कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट। ये आप अपने दिमाग से लिख सकते हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर इज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से आप अपना खुद का माइंड जो है वो यूज़ करके लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, डिसिप्लिन भी है, ग्रुप भी है, साइंस भी है, आर्ट भी है। ये सब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है, प्रोफेशन कैसे है, पर्पसफुल क्यों है। पर्पस भाई हमारा गोल है तभी तो ना, हम किसी गोल को ही लेकर के तो कुछ काम कर रहे हैं ना। क्या होता है, परिवार के मुखिया का क्या गोल होता है कि हमारे परिवार के लोग सब लोग खुश रहें ना, इसलिए वो दिन भर कुछ ना कुछ अपना काम करते हैं या जो भी है अपना बिज़नेस कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस भी ओरिएंटेड हो तो आपका क्या मेन ऑब्जेक्ट, क्या पर्पज़ होता है। पर्पज़ ये होता है ना कि हमको प्रॉफिट चाहिए और मुझे सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद एकम्प्लिश्ड थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर। डेफिनेटली हम टीम वर्क पे ही विश्वास रखते हैं। मोदी भी कुछ नहीं है अगर उनके साथ में उनकी पूरी टीम नहीं है। उनकी टीम में जो भी कह लो, अमित शाह है या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो भी उनके नीचे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, तो मोदी भी मोदी तभी हैं जब उनके साथ में टीम है पूरी, राइट। तो उसी तरीके से कोई भी बिजनेसमैन तभी है जब वो अपनी टीम के साथ में काम कर रहा है। तो टीम का बहुत ही बड़ा रोल होता है, अकेले आप कोई झंडा नहीं गाड़ सकते हो। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। डेफिनेटली भाई हमारा गोल है, हमें प्रॉफिट अचीव करना है। गोल कुछ भी हो सकता है भाई, किसी का गोल ये भी हो सकता है कि मुझे जो मेरी कंपनी है, कॉम्पिटिटिव कंपनी है या कॉम्पिटिटर जो है मेरा, मुझे उसको डाउन करना है, ये भी गोल हो सकता है। अरे गोल तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी का कुछ भी गोल हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है अपने कॉम्पिटिटर कंपनी को देखते हुए प्राइस ही हमने कम रख दिया। मैं एक पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, सपोज़ ए नाम की मैं पेंसिल जो वो मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और मुझे बी नाम की जो ऑलरेडी मार्केट में है, मुझे इसको डंप करना है, उसको ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके प्राइस को मैं कम कर दूँ, क्वालिटी को मैं इंक्रीज़ कर दूँ। जो ये ऑफ़र कर रही है वही सेम चीज़ मैं ऑफ़र करूँ लेकिन कम प्राइस में ऑफ़र करूँ, तो इसका मार्केट ख़त्म हो गया ना।
ये सस्टेन कर गया ना मार्केट में। तो ये क्या चीज़ है, ये पूरा वही चीज़ है कि गोल कुछ भी हो सकता है। इसका गोल क्या था, इसका गोल था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना। जो उसने लिया लिया या नहीं लिया वो अलग की बात है, समझने वाली बात मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत लोगों का होता है क्या कि मुझे प्रॉफिट ओरिएंटेड, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मेरे को प्रॉफिट के साथ साथ मेरे को मनी चाहिए, मनी ओरिएंटेड है मेरा बिज़नेस जो भी है। कुछ लोगों का होता है कि मुझे मोनोपोली स्टैंड करनी है मार्केट में। तो गोल कुछ भी हो सकता है। इस इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये, एग्जैक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब कि जिसे हम छू नहीं सकते। नॉन टचेबल भी आप बोल, अनटचेबल, अनटचेबल नहीं, अछूत हो जाएगा वो तो। नॉन टचेबल मतलब आप जिसको छू नहीं सकते हो, आप टेंजिबल जो नहीं हो। टेंजिबल का मतलब हो गया जिसे हम टच कर सकते हैं, द थिंग, और जो भी चीज़ें हैं जो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, ब्लैंकेट हो गया, आपके चेयर हो गए, सेल फ़ोन हो गया, पेंसिल हो गई, कॉपी हो गई, टेलीफोन हो गया, फ्रिज, टीवी, वॉटेवर, ये सारे टेंजिबल, इनको आप टच कर सकते हो। इनटेंजिबल में बेसिकली सर्विसेज आते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे कि जो मैं आपको सर्विस अभी दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप इसको टच कर सकते हो नहीं, आप इसको ले तो रहे हो, ये सर्विस को आप ले रहे हो बट आप इसको टच नहीं कर सकते हो। रेस्टोरेंट में जो भी आपको वेटर सर्विस देता है वो आपको सर्विस दे रहा है बट आप उसको टच नहीं कर सकते हो। लॉयर आपको क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है बट आप उसको टच नहीं कर सकते हो। यू आर पेइंग समथिंग फॉर लॉयर फीस, यू आर पेइंग समथिंग फॉर टीचर, in restaurant you're paying something but you cannot touch those services, so those are intangible. So likewise management is also intangible, so many things are there in management comes under, जब हम उस चीज़ पे करते हैं तो we can't touch those things. So and last point is to ensure better life. Exactly, better life का मतलब क्या भाई, क्यों मैं चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, ताकि चीज़ें सही तरीके से हो। क्यों सही तरीके से हो, मेरा एक गोल है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट का मतलब क्या, मतलब मुझे पैसे चाहिए, पैसे ही तो प्रॉफिट होते हैं ना। आप प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हो, आप प्रॉफिट को आप मॉनेटरी टर्म्स में ही तो कैलकुलेट करते हो। तो आप क्या कर रहे हो कि आप बेटर लाइफ के लिए, आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए, सोसाइटी में स्टेटस चाहिए या XYZ वॉटेवर जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आप उनके लिए प्रॉफिट चाहते हो, उनके लिए आप मॉनेटरी वैल्यू चाहते हो अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो सके, आपकी फैमिली की लाइफ बेटर हो सके। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि जो मेरे आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, या जो सोसाइटी में मैं हूँ, जो बिज़नेस में जो मेरे अगर 500 लोग काम कर रहे हैं तो उनकी भी लाइफ बेटर हो, ये भी एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बट वो बिग स्पैन पे होता है, जिनका बड़े धीरूभाई अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, टाटा बिरला हो गए, ये उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है भाई कि टू इंश्योर द बेटर लाइफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, इंक्लूडिंग आप अपना तो कर ही रहे हो बट एम्प्लॉयज़ को भी आप इंक्लूड कर रहे हो। सो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं कि नेचर क्या है, फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आप इसको देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप ये डाल देना, बिल्कुल डाल देना। ये भी आप डाल सकते हो और साथ में आप ये भी डाल सकते हो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में कि क्या है ये सारी चीज़ें। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू इंश्योर बेटर लाइफ, to ensure better life. It is a very indispensable function of management or organization, ठीक है। the importance of management is ये वाला जो पॉइंट है ना, accomplish through the effort of others। तो आप इस तरीके से ना इम्पोर्टेंस भी जो है वो आप चीज़ें लिख सकते हो। अब क्या है, नेक्स्ट है कि साइंस एज वेल एज आर्ट, क्यों ऐसा बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन सा है, बहुत मतलब तकरीबन सभी लेक्चर्स में या सभी स्कूल्स में, कॉलेज में, हर जगह ये क्वेश्चन आता है कि वाई मैनेजमेंट इज़ साइंस एंड वाई इट इज़ आर्ट। अब आप थोड़ा सोचो कि क्यों साइंस है और क्यों आर्ट है। देखो, साइंस इसलिए है क्योंकि इस पे मैनेजमेंट में ये जो कंसेप्ट है ना मैनेजमेंट, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्या किया है, रिसर्च किया हुआ है। और जहाँ पे रिसर्च होता है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च होता है वहाँ पे साइंस हो जाता है। साइंस क्या बोलता है, साइंस तो यही बोलता है ना कि पहले हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि क्या होगा चीज़ें, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हो जाता है या बाद में वो एक्सेप्ट हो जाता है, वो अलग का पॉइंट हो गया। बट हम कहीं ना कहीं एक थॉट माइंड में लेके चलते हैं
जैसे कि भगवान नहीं है, ये हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, अब हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, फिर एंड में हम बोलते हैं कि यस देयर इज़ अ गॉड, समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन। वहाँ पे साइंस ये मान लेता है कि येस देयर इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एंड देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ सम काइंड ऑफ पावर। सो दैट इज़ कॉल्ड जहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है वहाँ पे साइंस की बात हो जाती है, साइंस वहाँ पे साइंस हो जाता है। क्यों? अब इसमें भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। साइंस इसलिए भी है क्योंकि प्रिंसिपल कैसे से हेनरी फ्योल ने इसमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। अभी हम आगे उसमें धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो 14 प्रिंसिपल हैं ये कहीं ना कहीं साइंस को ही इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट एक हुआ था, ये सारी चीज़ें आगे हैं, मैं आपको पहले ही थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि वाई दिस इज़ कॉल्ड साइंस। दिस इज़ कॉल्ड साइंस बिकॉज Hawthorne experiment has been done, 14 principle by Henry Fayol has been given. So these all things justify that management is a science. And why then it is called as art? Then question comes, art क्यों है भाई? मैंने भी आपको बताया ना कि अगर मैं आपको, मेरे नीचे अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ तो ऐसे ही नहीं कर सकती हूँ। आई शुड हैव सम क्वालिटी, आई शुड हैव सम स्किल्स एंड दैट इज़ कॉल्ड द आर्ट। कि मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, मेरा मोटिवेशन स्किल होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और ये क्या होता है? दैट इज़ समथिंग विच इज़ इनहेरेंट, इनबिल्ट होता है। तो दिस इज़ आर्ट कि मैं किस तरीके से उनसे अपना काम करवा लूँ, या किस तरीके से जो मेरा ऑब्जेक्टिव है या मेरा जो गोल है, मैं किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को उनके सामने प्रेजेंट करके उनके ऑब्जेक्टिव को अपने ऑब्जेक्टिव में मर्ज करा लूँ। दिस इज़ नॉट द सिंपल थिंग। आप किसी से जाओ मार्केट में जिसको आप नहीं जानते हो काम कराने के लिए, देखो उसका रिएक्शन क्या होता है। आपके अंदर अगर कला है तो आप अपना काम निकाल लेते हो। तो कला, इट मीन्स कला इज़ वॉट, आर्ट इज़ वॉट, आर्ट इज़ समथिंग लाइक क्रिएटिविटी ही तो है आर्ट, और क्या है? क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है। अब इसमें आप स्किल वर्ड भी आप डाल सकते हो, भाई बहुत अच्छा मैं आर्ट अगर बना रही हूँ तो मेरा स्किल बहुत अच्छा है, बहुत दूर दृष्टि है मेरी, सोच सकती हूँ, जो भी वॉट एवर। सो दिस इज़ कॉल्ड आर्ट। ये आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन है सारा चीज़, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यूनिवर्सल क्यों है भाई? यूनिवर्सल इसलिए है कि यूनिवर्सल मतलब क्या, कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर वो अप्लाई नहीं हो रहा है, या पॉलिटिक्स में वो अप्लाई नहीं हो रहा है, या इन्वायरमेंट में वो अप्लाई नहीं हो रहा है। हर जगह वो जो कॉन्सेप्ट है सेम तरीके से अप्लाई हो रहा है। अगर किसी को अपना स्कूल खोलना है, ठीक है, किसी को अपना बिज़नेस खोलना है, किसी को अगर कुछ भी करना है, ठीक है, अगर कोई स्कूल खोल रहा है, किसी की अपनी मोबाइल शॉप है, किसी का अगर बेकरी है, किसी की अगर कोई इंडस्ट्री है, तो सब जगह मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है वो सेम तरीके से अप्लाई होता है। वहाँ पे उनको सब लोगों को मैनेज करना पड़ता है, मैन को, लेबर को, मटेरियल को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योरशिप को, लैंड को, सबको सब चीज़ करना पड़ता है, और बिना ये सारी चीज़ें किए नहीं होता है। तो यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि वो चीज़ सबके ऊपर सेम तरीके से अप्लाई होती है। गोल ओरिएंटेड है भाई, सबका कुछ ना कुछ गोल होता है, इसलिए मैनेजमेंट होता है। ग्रुप एक्टिविटी है, अगेन टीम वर्क है तो ग्रुप एक्टिविटी होगी। इंटेंजिबल है, अगेन मैनेजमेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो ऐसे, नेचर भी है, इसको फीचर भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब जो तीनों चीज़ पूछेगा तो आप इसको घुमा फिरा करके इसको लिख सकते हो। बट कोशिश ये करना ना कि एग्ज़ाम में अगर आप लिख रहे हो तो उसको पॉइंट से आप वो कर देना। पॉइंट से मतलब पॉइंट से आप उसको एक्सप्लेन करना। जैसे कि आपने ये लिख लो ऐसे, देखो मैं साइड में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता दे रही हूँ। यहाँ पे नेचर आप लिख लेना, ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेना, एक स्टाइलिश से मैं लिख रही हूँ, चीज़ें ठीक से हो ना हो। अब आप इसको 1 2 3 ऐसे बॉक्स बॉक्स बना देना, ठीक है। आप ऐसा डायग्राम बना करके कर दोगे ना तो आपका थोड़ा सा समझने, आप अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखते जाना, ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है पॉइंट में आप एक डायग्राम बना करके आप उनको लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको याद भी करने में आसानी रहेगी, और आपका जो पेज है, अगर आप 4 पेज, मैं बार बार बीकॉम और एमबीए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो बीकॉम और एमबीए में ही यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें उस तरीके से काम में नहीं आती हैं, ठीक है। तो
ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें उस हिसाब से आपके बीकॉम और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़्यादातर ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, अब ये बीइंग क्रिएटिव क्या है? बीइंग क्रिएटिव यही है कि सोशल प्रोसेस छूट गया। अच्छा, एक चीज़ और, सो सोशल प्रोसेस कैसे है? आप कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हो मार्केट में, देखो ये सारे पॉइंट जितने भी 8 पॉइंट है, मैंने आगे फर्दर इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसको पहले मिटा देती हूँ। ठीक है, अब देखो ये सारा आप देख रहे हो, ये सारे मैंने थियोरी जो है वो एक्सप्लेन कर रखे हैं। सारी चीज़ें एक एक चीज़। तो अब क्या था इसमें? सोशल प्रोसेस, हमने इंटेंजिबल तक को डिस्कस कर लिया था। अब इसमें सोशल प्रोसेस में क्या है कि इट इज़ डन बाय पीपल थ्रू पीपल फॉर द पीपल। मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस बिकॉज इट डील्स विद पीपल। सोशल बस इसमें समझाने की कुछ वैसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये लोगों के लिए किया जा रहा है, लोगों को देने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए सोशल प्रोसेस है। इसमें ह्यूमन एफर्ट्स के भी यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए भी ये सोशल प्रोसेस है। और यहाँ पे मैनेजर को कहीं ना कहीं कोऑपरेशन क्रिएट करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। और उनको एम्प्लॉयज़ का, कस्टमर का, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कम्युनिटी हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम उन सबको लेकर के साथ में चलने की बात कर रहे हैं। तो ये सबके इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसीलिए ये सोशल प्रोसेस है। अब देखो इंटेंजिबल का यहाँ पे क्या है कि नॉट सीन एंड टच्ड। हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको सी नहीं कर सकते, वी कैन फील ओनली। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको पीछे ओरली बताया हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे करके। आप इनको ज़रूर से लिख लेना, ठीक है? लिख लोगे तो आपको आपके नोट्स के लिए सही रहेगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्यों क्यों आर्ट है, क्यों साइंस है, तो ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं आपको छोड़ दे रही हूँ, आप इस पे क्या करो कि स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आप इसको ज़रूर से लिख लेना। और इधर भी आप ये भी स्क्रीनशॉट आप जो है वो ले लो। क्रिएटिव क्यों है? क्रिएटिव भी हाईएस्ट एफिशिएंसी की बात कर रहा है, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो जहाँ पे हम इस तरीके का कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हम नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करते हैं। और नया इन्वेंशन तभी होता है जब हमारा माइंड जो है वो क्रिएटिव हो। तो इसलिए मैनेजमेंट क्रिएटिव भी कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब आप पूरा अच्छे से लिख लेना। मैंने आपको बताया ना कि आपको किस तरीके से उसको डायग्राम में करके आपको ये पूरा लिखना है। नेक्स्ट है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हमने पढ़ा यहाँ पे नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका अब ये देखो क्या है कि इम्पोर्टेंस में है अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल। यही सारी चीज़ें मैं आपसे बार बार डिस्कशन कर रही हूँ कि मेरा जो गोल है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैंने टारगेट लिया हुआ है कि मुझे 2 इयर्स में अपनी कंपनी को टॉप लेवल की कंपनी बना देनी है, ये मेरा टारगेट है, गोल है, तो मुझे इस गोल का अकम्पलिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये देखना है कॉन्टीन्यूसली। अभी कब देखोगे आप? 2 साल के बाद ही तो देख पाओगे। उसका पूरा एक प्रोसेस ही होता है, पूरा प्रोसेस होता है। अभी प्रोसेस भी आगे हम इसमें डिस्कशन करेंगे, सॉरी। तो एकम्प्लिशमेंट, हमारे गोल को हमें एकम्प्लिश करना है, पूरा करना है, ये हमारा ये हो गया गोल हो गया। ये इसका इंपॉर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होने की चीज़ होती है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एग्जैक्टली मुझे मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है ताकि रिसोर्सेज मेरे पास जो हो मैं उनको अच्छे से यूज़ कर सकूँ। देखो एक चीज़ आप समझो बहुत ही कॉमन तरीके से कि मेरे 2 चीज़ ऐसी है ना कि जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। दैट इज़, फर्स्ट वन इज़ टाइम एंड द सेकेंड वन इज़ मनी। These 2 resources are very important guys, बहुत ही important है। टाइम और मनी दोनों ही। सही टाइम पे सही मनी अर्न करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सही मनी का मतलब जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपके बिजनेस को ज़रूरत है, जितना आपकी फैमिली को ज़रूरत है, जितना आपको ज़रूरत है। तो टाइम और मनी ये दोनों एक ऐसा रिसोर्स है जो कि स्केर्स है। स्केर्स मतलब स्केर्स का मतलब क्या हो गया कि जो कि कम हो, SCARC, स्कार्स रिसोर्सेज।
कि ये बहुत ही ऐसा रिसोर्स है ना जो कि बहुत ही कम अवेलेबल है। टाइम 24 आवर्स ही है हमारे पास में, किसी को 25 नहीं मिले हुए हैं। मनी की जो प्रिंटिंग होती है, मनी का जो भी आप जो भी प्रोडक्शन होता है मनी का, वो भी बहुत ही लिमिटेड है। वही मनी मार्केट में जो है घूमता रहता है, और मनी सबको चाहिए। मतलब ये मनी की रिक्वायरमेंट इतने लोगों को है, बट मनी है तो इतना ही ना। तो ये इतना कैसे मिलेगा? ये जो इतना है ये इतने को कैसे मिलेगा? इसके लिए आपके पास में स्किल होना चाहिए, आपके पास में टैलेंट होना चाहिए, तब आप जो है मार्केट से मनी को प्रोक्योर कर सकोगे। तो जो चीज़ इतनी ही है और इतने लोगों को चाहिए, तो ये तो वही निकाल पाएगा ना जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी स्किलफुल है, जो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो ये यहाँ पे वही बात कर रहा है कि आप मनी को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो। अब रिसोर्सेज में ये तो मैंने आपको मनी एक चीज़ बताया जो कि सभी को चाहिए, जो कि बहुत कम भी है। लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज में आपके मैन आ जाएंगे, मटेरियल आ जाएंगे, ठीक है, फिर लेबर आ जाएंगे, कैपिटल भी आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर भी आ जाएगा। एंटरप्रेन्योर माने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आप कितना रिस्क ले सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। वो अलग ही चीज़ है जो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। स्टैब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज़ से नहीं है, साउंड का मतलब सेंसिबल बोल सकते हो, कि आपको एक सेंसिबल और एक समझदार या वाइज ऑर्गेनाइजेशन को आपको इस्टेब्लिश करना है। आपके एम्प्लॉयज़ जो होने चाहिए वो भी एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए कि जो साउंड पर्सन हो, साउंड एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी साउंड होना चाहिए, आपकी प्रोडक्शन भी साउंड होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। साउंड का बोले तो अच्छा होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। साउंड का मतलब उससे है, मतलब ठीक होना चाहिए। स्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड देखो, it enables the organization to survive in changing environment. It keeps in touch with the changing environment, with the change in external environment. आप ये पूरे जो definitions है ना, ये आप पूरा का पूरा आप ये अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। सोसाइटी में अगर समझो कि कोई चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी में अगर मार्केट चेंज हो रही है, ठीक है, मार्केट में लोगों के अगर टेस्ट चेंज हो रहे हैं, उनके अगर बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, तो आपको वो उसको पूरा क्या करना होगा, पूरा आप उसको अच्छे से देखते हुए वहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा। जितनी डिमांड आ रही है आपको उतनी सप्लाई करनी होगी, जिस तरीके की डिमांड आ रही है उस तरीके की आपको सप्लाई करनी होगी। बिकॉज अगर आप वैसे सप्लाई नहीं करोगे, उस तरीके से आप चीज़ों को नहीं मैनेज करोगे, आपको एक इक्वलिटी मेंटेन करनी होगी। तो इक्विलिब्रियम मीन समथिंग, इक्वलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट। और रिड्यूस कॉस्ट का मतलब अगर हमारा मैनेजमेंट सही है तो हमारे कॉस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। अब बहुत ज़्यादा कॉस्ट अकर नहीं करती है, तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए मेरे पास उस तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रोडक्शन टूल्स होना चाहिए। हमारे लेबर्स, हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी इन्वॉल्व हैं, या फाइनेंशियली भी अगर हम चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो बहुत शार्प होने चाहिए, एक्सपर्टीज़ होने चाहिए, ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। नेशनल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। डेफिनेटली हमारा जो भी प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट है मार्केट में है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल ग्रोथ में वो हिस्सेदारी होता है, और हमारी खुद की भी प्रॉस्पेरिटी होती है, एम्प्लॉयज़ की भी प्रॉस्पेरिटी होती है, मतलब समृद्धता जिसे हम बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। जाहिर सी बात है, अगर मैं पेंसिल बना रही हूँ या मैं अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें बना रही हूँ, तो किसके लिए बना रही हूँ? लोगों के लिए ही तो बना रही हूँ, जो मार्केट में सोसाइटी में लोग हैं। भले ही मैं उसके लिए पैसे ले रही हूँ, बट मैं नेशनल लोग आम जनता के लिए बना रही हूँ, आम जनता के समृद्धि के लिए बना रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी एक छुपा हुआ मोटिव होता है हमारे बिज़नेस का, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारे प्रोडक्ट को लेते हैं वो कंज्यूमर ही लेते हैं, कस्टमर्स ही लेते हैं। तो नेशनल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की बात है, आप इसको लिख लेना, आगे की स्लाइड में जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से मैं 2-3 सेकंड के लिए पॉज कर दूँगी वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कॉर्डियल मतलब क्या कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में सामंजस्य आपस में अच्छा होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन
इंडस्ट्रियल रिलेशन ये भी एक पूरा सब्जेक्ट ही है, आईआर के नाम से जाना जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज़ के साथ में रिलेशन, एम्प्लॉयज़ का सुपीरियर्स के साथ में, एम्प्लॉयज़ का जो एम्प्लॉयर है उनके साथ में, और जो एम्प्लॉयज़ का जो उनके नीचे वर्क करते हैं उनके साथ में कैसा रिलेशन है, उसको ये काफ़ी हद तक अगर हमारा मैनेजमेंट सही है, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म अगर सही है, तो हम अच्छे से एड्रेस कर पाते हैं, हम अच्छे से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं और टाइमली सॉल्व कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अपना अलग अलग रोल है, और कंबाइंडली अगर देखा जाए तो ये मैनेजमेंट, एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एक्सप्लेनेशन है, वो आप देख लेना। इसमें अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी है जो छूट रही हो, आपको जो नहीं समझ में आ रही हो, तो वो आप उसको ज़रूर पूछ लेना मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं आपको उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें गाइस देखो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा रही हूँ, और जहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच दे करके पढ़ाया जाता है ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाती हैं। एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर आप भूल रहे हो ना, तो आप उस चीज़ को आपके पॉइंट्स अगर एग्जाम्पल्स आपको याद है तो आप उससे रिलेट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट देखो, अब इसमें क्या है कि न्यूमैन एंड समर ने ये बोला कि भैया मैनेजमेंट के 4 प्रोसेस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्होंने 4 स्टेप्स में पूरा ये कंप्लीट कर दिया। हेनरी फ्योल ने, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल भी दिए हैं, इन्होंने भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ये बोल करके अपने मैनेजमेंट के प्रोसेस को जो है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया। अब ल्यूथर ग्युलिक ने क्या बोला कि मैनेजमेंट में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इन्होंने एक वर्ड एक्रोनिम भी दिया, दिस इज़ कॉल्ड एक्रोनिम, इसको एक्रोनिम बोलते हैं। एक्रोनिम का मतलब ये कि उसका अपना हर एक वर्ड का एक वो होता है, मीनिंग होता है। अब इसको पॉड्स कॉर्ब ऐसे याद कर लो एकदम, POSDCORB, पॉड्स, इतना पॉज्ड हो जाएगा, पॉज्ड कॉर्ब, पॉज्ड कॉर्ब, इसको ऐसे याद कर लो, पॉज्ड कॉर्ब। इन्होंने ये बोला कि पॉज्ड कॉर्ब है, पॉज मतलब P फॉर प्लानिंग, देन O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO, अब देखो CO से कंफ्यूज मत होना, CO का मतलब हो गया कोऑर्डिनेटिंग। देखो यहाँ पे एक हाइफन होना चाहिए, जो जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग लिखा है ना, तो ये कोऑर्डिनेटिंग के बीच में एक हाइफन होना चाहिए, CO हाइफन ऑर्डिनेटिंग, ठीक है। अब क्या हो गया, तो ये कोऑर्डिनेटिंग हो गया, देन R फॉर रिपोर्टिंग एंड फिर बजटिंग, ये ल्यूथर ग्युलिक ने बोला। फिर है वॉरेन हेनेस एंड जोसेफ मैसी ने क्या बोला, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डायरेक्टिंग। इन्होंने अपना ये दिया प्रोसेस। फिर कून्स ओ डोनल ने भी ये चीज़ बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। सब लोगों ने अपना अपना जो है प्रोसेस बताया कि भैया मेरे हिसाब से इतने प्रोसेस हैं, मेरे हिसाब से इतने प्रोसेस हैं। आपको जो प्रोसेस माइंड में रखना है वो कौन सा रखना है, देखो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आपको कौन सा माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स आप ये वाला अपने माइंड में रखोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें 7 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्रोसेस हैं। और इन 7 प्रोसेस को आप कैसे लिखोगे अपनी कॉपी में आपको लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर लिख देना है प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस के नीचे आप ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर आप लिखोगे पहला प्लानिंग, ठीक है। फिर आप एक ऐसे एरो दे देना, फिर नीचे लिखना ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसको एक नीचे एरो देना, फिर उसके नीचे लिखना स्टाफिंग। ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसलिए वो नहीं आ पाएगा। फिर आप उसी के नीचे जो है फिर डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग एंड जो भी है पूरा, आप वो पूरा वैसे ही लिख देना, ठीक है। तो आप ये पूरा वैसे ही एकदम सेम टू सेम लिख देना। उससे क्या होगा कि उससे एक पूरा प्रोसेस वाकई में जो प्रोसेस है ना वो आपके माइंड में आ जाएगा। अब ये
आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ पे मैंने किया हुआ है एक्सप्लेनेशन, मैंने यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग का किया हुआ है, क्योंकि बाकी और चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हुई हैं। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग माने अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने जो भी स्टाफ है हमारे नीचे, उनको आप क्या कर रहे हो, आप उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, आप किस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो उनको, उनकी ट्रेनिंग आप कैसे दे रहे हो, क्योंकि जो आपके नीचे काम कर रहे होते हैं उनका भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ ही अगर उतने ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है तो किस तरीके से इफ़िशिएंसी आपके प्रोडक्शन में दिखाएंगे, आपके बिज़नेस में कैसे दिखाएंगे। तो ओवरऑल आपकी इफ़िशेंसी के लिए, आपकी बिज़नेस की इफ़िशेंसी के लिए आपकी जो स्टाफ है ना वो अच्छे होने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है? डिफाइनिंग ग्रुप फंक्शन, एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप एंड डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली आपको किन से कौन सा काम कराना है ये आपको पता होना चाहिए, खुद भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और आपको उसी तरीके से आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनसे भी आपको, जैसे कि अगर कोई बंदा मार्केटिंग में बहुत अच्छा है तो आप उससे फाइनेंस का काम नहीं करा सकते, कराओगे तो वो अपने टैलेंट को वहाँ यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मार्केटिंग का बंदा है। उस तरीके से अगर प्रोडक्शन का आपका कोई बंदा है जो कि प्रोडक्शन में बहुत ही स्मार्ट है तो आप उसे फाइनेंस का नहीं काम करा सकते या मार्केटिंग का नहीं करा सकते। कोई एचआर में बहुत अच्छा है तो आप उससे एचआर का ही काम कराओगे। तो आपकी खुद की भी जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए या दूरदृष्टता होनी चाहिए, वो आप देख सको कि किस तरीके से आपको चीज़ें काम करानी है। डायरेक्टिंग में क्या है? टू गिव डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। ये इतना आसान नहीं होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे दोगे वो कर देंगे, आपको मॉनिटर भी करना पड़ता है, फिर कंट्रोल भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गए इसके। अब देखो इसमें दो चीज़ें छूट रही हैं आपको जो लगेगा कि मैम ने बताया नहीं, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये कि आप आपका एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, आप अपना जो गोल है आप उसको किस तरीके से अचीव करा लेते हो कोऑर्डिनेशन के थ्रू। अब दो चीज़ें हैं इसमें, रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्ट भी तो करना होगा। रिपोर्ट क्या करना है? अब समझो इस चीज़ को कि आपका अपना एक बिज़नेस है, बिज़नेस में आपने 10 लोगों को रखा है काम पर। वो 10 लोगों को आपने बोला है कि ठीक है तुम एचआर कर लो, तुम फाइनेंस कर लो, तुम प्रोडक्शन में चले जाओ, तुम मार्केटिंग कर लो। आपने सबको डिवाइड कर दिया है, डिपार्टमेंट बना दिए हैं। अब हर एक डिपार्टमेंट ने दिन भर क्या किया या उसका मंथली क्या प्लान है, ईयरली क्या प्लान है, डे बेसिस पे उसने जो प्लान किया था, क्योंकि प्लानिंग तो हम पहले ही कर लेते हैं ना कि सपोज़ मुझे 20 प्लेसेस पे विज़िट करना है या मुझे 20 बायर्स को लेके आना है, कुछ भी आपका हो सकता है टारगेट। तो अब आपने वो किया टारगेट, और टारगेट करने के बाद में अब आप क्या करोगे? आपको किसी न किसी को रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, आपको किसी न किसी को ये बताना तो पड़ेगा ही ना कि मैंने ये प्लान किया था और मैंने इतना अचीव किया है, मेरा इतना प्लान रह गया है। 20 बायर्स को मुझे हायर करना था या मुझे अप्रोच करना था, मैंने 18 को किया, 2 को नहीं किया। तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो भी इसी बेसिस पे जज होता है। आपको प्रमोशन कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम में आप बहुत सारे नए नए वर्ड सुन रहे होगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे मैनेजमेंट के टर्म्स हैं स्टूडेंट्स। तो आप इन सारे टर्म्स को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कोई भी टर्म नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ पे एक्सप्लेन कर दूँगी, 2 मिनट 3 मिनट। मैं प्रैक्टिकली अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, यकीन भी ज़्यादा करती हूँ, इसीलिए मे बी शायद ये वीडियो भी थोड़ी सी लेंदी हो रही है, बट वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि एग्जाम में आप इन पॉइंट्स को भूल सकते हो बट मेरे एग्जाम्पल्स को आप नहीं भूलोगे अगर आप ध्यान से उसको सुन रहे हो। तो वीडियोज़ को आप 2 बार 3 बार जब भी जितना भी आपको लगे कि देखना चाहिए तो आप प्लीज़ उसको रिवाइंड करके ज़रूर देखना, क्योंकि मेरी जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो आपको एकदम लाइव आप उसे कनेक्ट कर पाओगे, तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो रिपोर्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा बीच में मैं ना वो फ्लो में मैं बह जाती हूँ, तो वो फ्लो में ठीक है। तो रिपोर्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपने बॉस को रिपोर्ट करते हो या आप अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हो। आपके नीचे जो भी पर्सन है वो आपको जो है वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ प्रोसेस कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट में आप पूरा अपना रिपोर्ट बनाओगे कि मैंने 14 लोगों को सोचा था, मेरा प्लान था करने का, मैंने 10 को किया, मेरा जो 4 लॉस हुआ है मैं उसको इस तरीके से रिकवर करूँगा, एंड नेक्स्ट मेरा
जो भी प्लान है मैं उसमें ये, अगर मेरा नेक्स्ट है 14 तो इन 4 को ऐड करके मैं टोटल 18 नेक्स्ट मैं जो है अप्रोच करूँगा उतने लोगों को। तो आप एक पूरा अपना रिपोर्ट बना करके अपने हायर सुपीरियर को, हायर अथॉरिटी को देते हो, उसके बेसिस पे ही आप नेक्स्ट प्लानिंग करते हो, उसके बेसिस पे आपकी खुद की परफॉर्मेंस अप्रेज होती है, उसके बेसिस पे खुद का ये आप डिसाइड करते हो कि आप कितना इफ़िशिएंट तरीके से अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब बजटिंग की बात आती है, बजट क्या होता है। तो बजट, आप ये वर्ड काफ़ी सुने होंगे ना कि इस साल का बजट आने वाला है, या मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं ये चीज़ परचेज़ कर सकूं, या मैंने अपना मंथली बजट बनाया हुआ है। तो बजट का मतलब ये सिंपल ये होता है कि आपको कितना एक्सपेंस करना है, आपके पास जो पैसे हैं, जो मनी है, आप उसको किस तरीके से एक्सपेंस कर रहे हो, आप उसको किस तरीके से प्लान कर रहे हो फ्रेंड्स। तो बजट का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ योर मॉनेटरी टर्म्स एंड एक्सपेंस विच यू आर मेकिंग थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ या थ्रू आउट द डे। आप डे बेसिस पे बजट की प्लानिंग करते हो, आप मंथ बेसिस पे भी करते हो, ईयरली पे भी करते हो, तो आपको वो कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम भी एक होता है, ठीक है। तो बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेली बेसिस पे कितना एक्सपेंस करना है और आपको कितनी अर्निंग हो रही है या कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट की बात नहीं होती है, क्योंकि एक्सपेंस आपने जितना किया है और जितना आप अर्न कर रहे हो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है एक्चुअल में, वो प्रॉफिट होता है। तो आप ये पूरा डिसाइड करते हो कि आपको मंथली कितना एक्सपेंस करना है, आपको कितना मनी आपको अर्न करना है। अगर समझो कि आपको किसी पेंसिल को या पेन को बनाने में अगर आपकी कॉस्टिंग आई हुई है 12 रुपीज़, ठीक है, आपकी ये कॉस्टिंग है, या आप बोल सकते हो कि आपने इस पर इतना खर्च किया हुआ है 12 रुपये। अब इस 12 रुपीज़ को आप क्या करोगे, इस 12 रुपीज़ में आप अपना 2 रुपीज़ का प्रॉफिट रखोगे और इसको आप मार्केट में सेल करोगे 14 रुपीज़ में, ठीक है। अब ये आपका हो गया कॉस्ट, कॉस्ट माने आपकी लागत हो गई, और ये हो गया आपका अर्न, आपने इस पे इतना अर्न किया। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है 2 रुपये, ये आपका प्रॉफिट हुआ। आपका प्रॉफिट 14 रुपीज़ नहीं है, ये आप इसको ध्यान में रखना। आपका जो प्रॉफिट है वो 14 रुपीज़ नहीं है, आपका प्रॉफिट 2 रुपीज़ है। जो आपने अपने लागत में, आपने अपने चीज़ को बनाने के दौरान आपने जितना पैसा खर्च किया या जितने भी खर्च हुए, तो वह हो गया आपका 12 रुपये, और आपने 14 रुपये में उसको बेचा, 2 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बजटिंग होता क्या है, किस तरीके से हम काम करते हैं। तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। लोग करोड़ों में डिसाइड करते हैं कि मुझे 200 करोड़ का मेरा बजट है, उस 200 करोड़ को मैं इस जगह पे इन्वेस्ट। आपने सुना होगा कि शादी में लोग बोलते हैं ना, शादी में मेरा बजट जो है वो 1 करोड़ का है या 2 करोड़ का है। तो वो बजट क्या हो गया, मतलब कि मुझे 10 लाख रुपए खर्च करने हैं केटरिंग में, 10 लाख रुपए मुझे खर्च करने हैं शॉपिंग में, 10 लाख मुझे खर्च करने हैं फर्नीचर के परचेजिंग में, या मुझे मतलब अपने हिसाब से लोग उसको डिवाइड करते हैं कि मुझे इतना इतना ये चीज़ें खर्च करनी है। तो व्हाट इज़ दैट इज़ कॉल्ड बजटिंग। आप पूरा बजट की प्लानिंग कर रहे हो। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ए वेरी क्रूशियल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। आप ये एक्सप्लेनेशन देख लो, लिख लो, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अपने फ्रेंड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको जो भी चीज़ें बताती हूँ या जो भी चीज़ें पढ़ाती हूँ वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है गाइज़, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आप एग्जाम्पल को खुद से रिलेट कर सको, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी, पढ़ाऊंगी। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टडी अड्डा के नाम से मे भी आपको 1-2 चैनल और मिल जाएं, तो आप ये आइकन देख लेना। ये आइकन जिस चैनल में बना है आपको वही सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस नाम से मे बी आपको 1-2 चैनल और मिल सकते हैं।
तो स्टडी अड्डा बाय शेफाली मिश्रा, इस नाम का चैनल ही आपको सब्सक्राइब करना है और साइड में बेल आइकन बटन होगा, उसको आपको दबाना है, प्रेस करना है, ताकि जब भी इस पे वीडियो डालूँ आप उसको देख सकें, एक्सेस कर सकें। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आई वुड बी डिलीवरिंग यू लेक्चर ऑन 14 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ। नेक्स्ट कौन सा मैं सब्जेक्ट पे लेक्चर दूंगी ये आप डिसाइड करेंगे। आप जो भी इसमें से सब्जेक्ट बोलेंगे 17 में से, या इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई सा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, कॉमर्स के सब्जेक्ट है, तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उस पर ज़रूर आपको लेक्चर दूंगी। बट मेरा पहला प्रायोरिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पे आपको लेक्चर देना। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट मैं आपको इसका जो यूनिट 2 के जो और भी टॉपिक्स हैं उन पे मैं आपको डिस्कशन उन पे आपसे डिस्कशन करूँगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।